जय हिंद साथियों, आप सभी को आसमा सिविल एकेडमी की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आसमा सिविल एकेडमी ये कामना करता है कि आप अपने लक्ष्य को इस 2025 में पूरा कर लें, प्राप्त कर लें और जो है आप सफल हो जाएं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 1 जनवरी मतलब नए साल के नए दिन का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए एक पॉजिटिविटी के साथ आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हर गिरा हुआ पत्ता यह बताता है कि अंत केवल शुरुआत का पहला पन्ना है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पत्ता सूख के जमीन में गिरता है, गिरने के पश्चात उसका विघटन होता है और विघटन के पश्चात वो एक मृदा में परिवर्तित होता है, मतलब कि वो एक मिट्टी बनता है और वही मिट्टी एक नए बीज को जन्म देती है, मतलब बीज से पौधे का जन्म होता है और वही मिट्टी की वजह से जो गिरा हुआ पत्ता था उसके विघटन से जो मिट्टी बनी थी उसी की वजह से एक नया वृक्ष खड़ा हो जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा, अपने जीवन में कभी भी किसी भी पल को जो है आप निगेटिव वे पे ना लें। ज़्यादा जो है जो बात गई वो गई, अब जो है हमें नए तरीके से शुरुआत करना है और अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना है। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में चीन ने तिब्बत में किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण की मंजूरी दी है? तो किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है, मंजूरी दे दिया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। शशि टंडन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ब्रह्मपुत्र रिवर। सूर्या ठाकुर ने भी सही जवाब दिया है। यामिनी चंदेल ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्लियर? चलो, वेरी गुड प्यारे बच्चों। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? परिवार परिवार परिवार, जीवन अगर देखा जाए एक नज़रिए से तो ये परिवार ही है जो है जिसकी वजह से व्यक्ति हर एक अपने जीवन का वो निर्णय लेने में जो है विलीन रहता है। लोग अलग नज़रिए से देखते होंगे कि मजबूर रहता है, कोई मजबूरी नहीं होती है। इंसान अगर इंडिविजुअल जीवन जीना चाहता है तो बहुत सारे लोग अपना इंडिविजुअल रूप से जी रहे हैं, लेकिन परिवार जो है उसकी वजह से जो है वो हर एक निर्णय लेता है ना? क्यों? क्योंकि उसको परिवार चाहिए। और परिवार का महत्व इस प्रकार से है कि परिवार बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई भी मकसद है आपका, जैसे अगर आपका मकसद है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो ज़रूर आपको ये लगता होगा कि उससे आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन अगर आप एक नज़रिए से देखें तो आपके पीछे, आपके आगे मम्मी पापा भाई बहन, इन सभी का जीवन जो है वो मंगलमय हो जाता है। मतलब कि अगर आप बेहतर बनेंगे या आपका गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो आपके मम्मी पापा को गर्व होगा, आपके भाई बहन आपसे प्रेरणा लेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, है ना? तो परिवार का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और परिवार को जो है हमें बहुत ही सहज और संजो के रखना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं जो परिवार में तनाव उत्पन्न करती है, तो उस बातों को इग्नोर करना चाहिए। और अपने परिवार को अगर आप फीड करने के लिए, कहा जा सकता है अपने परिवार के लिए अगर आप सोचते हैं, तो याद रखिएगा वो सुपर पावर, वो सुपर एनर्जी जो ईश्वर है, वही जो है आपका अपने आप साथ देने लग जाएगा। वो बहुत ज़्यादा आपको जो है आगे बढ़ाते जाएगा। तो इसीलिए जीवन में अपने परिवार के बारे में सोचना ज़रूरी है और अपने परिवार के बारे में जो है बेहतर सोचना ज़रूरी है, बेहतर करना ज़रूरी है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, शांति और साझा करने का दिन माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये शांति और साझा क्यों? शांति और साझा इसलिए क्योंकि जो वर्तमान का परिदृश्य है,
जीवन में खर्च बढ़ गए हैं। मेन अगर देखा जाए परिवार का, अगर सबसे बड़ा मोटो देखा जाए मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार में, तो वो है खर्च, जिससे कि बहुत सारे जो है तनाव उत्पन्न होते हैं। अगर आप बड़े घरों में जाएंगे, जैसे पॉश फैमिली, करोड़पति, अरबपति, तो उनके यहाँ आप देखेंगे कि परिवार अन्य कोई मसले में फंसा हुआ है, अलग लिविंग स्टैंडर्ड पे जो है तनाव और दुविधाएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन मैंने अपने आंखों से कई ऐसे मतलब बड़े बड़े भी कह सकते हैं या अच्छे सुसज्जित व्यक्तियों को देखा है, जो आज भी जमीनी स्तर पर बात करते हैं, जमीनी स्तर पर रहते हैं, जमीनी स्तर पर सभी से साझा करते हैं, बात करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं। कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका रवैया एग्ज़ाम निकालने से पहले, मैं भी सीजीपीएससी का प्रिपरेशन किया हूँ, तो उससे पहले भी जो है मतलब जो जैसे उनका रवैया था, आज भी वो मेरे से वैसे ही बात करते हैं, मैं भी उनको वैसे ही ट्रीट करता हूँ, चाहे वो कैसी स्थिति में रहे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी समझ अगर अच्छी हो जाए तो ये दो वर्ड जो लिखाई दे रहा है, शांति और साझा, ये नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, एकजुट और शांति, मतलब एकजुट रहना ज़रूरी है हमें अपने परिवार में। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, 2000 से, सन 2000 से इसे स्टार्ट किया गया है बनाना। ठीक है, चलो। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन हुई है? ठीक है, तो ये जो बच्ची दिखाई दे रही है, महज 16 वर्षीय बच्ची है ये। काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है। इनके फादर जो है वो मतलब भारतीय सेना में है। बहुत अच्छा इनका कहा जा सकता है पोस्ट है, कमांडर का रैंक है, जिनका नाम है एस कार्तिकेयन, है ना। तो इन्होंने अभी हाल ही में जो है इतनी जो आपका दिखाई दे रहे हैं कि विश्व की 7 महाद्वीप की अलग अलग चोटियां हैं। जैसे कि हमारे एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो हमारे भारत में हिमालय के का ही पार्ट है, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, तो उसमें भी चढ़ा है। तो 17 वर्षीय स्कूली छात्रा काम्या कार्तिकेयन पृथ्वी के 7 महाद्वीप पे स्थित सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ठीक है, इससे पहले 2021 में प्रधानमंत्री जो आपका नरेंद्र मोदी जी ने रेडियो कार्यक्रम में इनका नाम लिया था। इन्हें राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, अगला लक्ष्य जो इनका है, वो काम्या का अगला लक्ष्य है एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम जीतने का है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े जो आपका मतलब कहा जा सकता है सीक्वेंस में जो माउंट्स हैं, मतलब कहा जा सकता है कि पहाड़े हैं, मतलब पर्वत में जो है चढ़ने का इन्होंने टारगेट रखा है। तो माउंट किलिमंजारो है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एल्ब्रस है, माउंट कैसियस गो है ना, माउंट एकोनगुआ है ना, माउंट डेनाली है। इन सभी जगह पे चढ़ने का इन्होंने जो है आपका टारगेट किया है। अब ये वैश्विक स्तर पे 7 महाद्वीप में तो घूम ली है, 7 महाद्वीप के पर्वत चोटियों पे चढ़ गई है, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में भी इनका टारगेट है। वो इनका अगला लक्ष्य रहेगा इस ग्रैंड स्लैम, एक्सप्लोर ग्रैंड स्लैम जीतने का। ठीक है, इसमें वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों शामिल है। ठीक है, इनके पिताजी इनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और साथ में रहते हैं। चलो, तो ये है 7 महाद्वीपों की अलग अलग चोटियाँ, जिसके बारे में हम जान लेते हैं स्टैटिक पोर्शन। जैसे कि माउंट एवरेस्ट आप जानते हो कहाँ है, नेपाल में है। हिमालय की ऊंची चोटी है, 8,849 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, संस्कृत भाषा में इसे सागर माथा कहा जाता है नेपाल में, और चोमा लुंगमा ये विश्व की देवी माता, इसे तिब्बत में कहा जाता है। ठीक है, किसे? माउंट एवरेस्ट को। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है, सागर माथा और चोमोलुंगमा। माउंट किलिमंजारो 895 मीटर की जो है आपका इसकी लंबाई है, तंजानिया में है ये। ठीक है, अफ्रीका देश में। ठीक, माउंट एल्ब्रूस जो है, या एल्ब्रस जिसे कहा जाता है, 5,642 मीटर का है। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये जो है रूस में है। ठीक है, कोकेशियान पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, विलुप्त ज्वालामुखी भी इसके इर्द गिर्द है काफ़ी सारे। माउंट कोसियासगो जो है वो 2,228 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यू साउथ वेल्स में। ठीक है, उसके बाद है माउंट एकोनगुआ 6,900
मीटर का। दक्षिण आपका सॉरी ये कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर। विंसन मैसिफ है, इसकी ऊंचाई 4892 मीटर की है, पश्चिम अंटार्कटिका में ये स्थित है। ठीक है। उसके बाद है माउंट डेनिला, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। डेनिला, माउंट डेनिला। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए विश्व की प्रमुख ऊंची चोटियां और उनके स्थान। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्वार मतलब स्पीच एंड रिटन मतलब रिटन एनालिसिस रिसोर्स, ठीक है, ये क्या है मेरे साथियों, पहले ये बता दूं कि किसने इसको जो है आपका प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका, तो गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय भूपेंद्र पटेल जी। भूपेंद्र पटेल जी ने इसे स्टार्ट किया है प्रशासनिक कार्य को सुगम और सुलभ बनाने के लिए, मतलब आसान करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पत्र व्यवहारिता और जो है आपके मतलब काम करने का जो पैटर्न है वो टाइपराइटर से या जो है आपका मतलब टाइपिंग के माध्यम से कराया जाता है। तो अब ये क्या करेंगे, नॉर्मल बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें जो है पूरी तरह से लिखा जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। जैसे हम गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो वैसे ही गूगल ट्रांसलेट में बोलते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस मीन, ऐसे करके, तो वो जो है सारी चीज़ें इसमें बेहतर तरीके से बता दी जाएगी, है ना। तो सरकारी सेवाओं में ये सुगम बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया है। ठीक है, भविष्य के लिए उन्नत है, स्वदेशी एआई टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। स्पीच टू टेक्स्ट एकीकरण होगा, बताया मैंने कि बोलेगा और लिखा जाएगा। तो सरकारी कामों को सुलभ और सुगम बनाने के लिए ये कार्य किया गया है। हाल ही में डिपीट मतलब द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कि इससे क्या समझ में आ रहा है इसके फुल फॉर्म से, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ साझेदारी करी है। भारत की एक निजी कंपनी है बोट, जो कि म्यूजिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, लाइक हेडफोन्स और वायरलेस हेडफोन्स, है ना, और ईयरबड्स। तो वो सब सारी चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर उसका मैन्युफैक्चर करना और उसकी मार्केटिंग करने के लिए ये बोट कंपनी ने भारत सरकार की इस इंडस्ट्री के साथ, इस डिपार्टमेंट के साथ जो है समझौता शामिल कर लिया है, समझौता कर लिया है। जिससे क्या होगा, लोगों को ज़मीनी स्तर पर क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। और ज़मीनी स्तर पर जब उन लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो ऐसा एफर्ट लगाएंगे जिससे उनका इनकम बेहतर होगा। मतलब मान के चलो, अगर बोट कंपनी ने किसी लोकल फैक्ट्री वाले को काम दिया तो वो उसको डेवलप करेगा, है ना, असेंबल करेगा। असेंबल करने के बाद जो है उसको मार्केट में बेचेगा, तो मार्केटिंग टीम बनाएगा, तो मार्केटिंग में लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। अब होलसेलर के पास से जो है, अब होलसेलर के पास जाएगा तो होलसेलर वाला उसमें पैसा कमाएगा। चिल्लर दुकानों में जाएगा तो चिल्लर दुकानें वाले जो है बोट का ईयरबड या ईयरफोन बेच के जो है पैसा कमाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ों से एक बहुत बेहतर तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसीलिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर मतलब D2C और विनिर्माण के क्षेत्र में डिपीट मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को नवाचार समर्थन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी का, और इसके साथ साझा इसने कर लिया है। ठीक है, पीयूष गोयल मंत्री है, 1995 में इसकी स्थापना हुई है। औद्योगिक विकास के लिए नीति और रणनीति बनाना मुख्य कार्य है इसका। ठीक है, चलो, हाल ही में कावेरी टर्बोफैन इंजन को उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए मंजूरी दी गई है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। देखो मेरे प्रिय साथियों, बात ऐसी है कि DRDO का ही एक लॉबी है, गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान। ये एक इंजन बना रहा था, टर्बोफैन इंजन। ये 1980 से भारत की पहल रही है कि हमारा स्वदेशी इंजन संचालित विमान के लिए जो है इंजन बनना चाहिए। तो वो सक्षम हुआ और सफल हुआ, और इसका परीक्षण हुआ, और परीक्षण में भी सफलतापूर्वक काफ़ी अच्छा परीक्षण हुआ है।
जिसमें आपका भारत के जितने भी लड़ाकू विमान हैं उसमें इस इंजन को लगाया जाएगा और ये हमारी एक बहुत अच्छी सफलता रहेगी। ठीक है, चलो। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? लगभग 21 कुछ प्रतिशत जो है इसका शेयर गिरा है और ये जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए बेसिकली बनाया गया था इसे, JNK बैंक, है ना। तो अमिताभ चटर्जी जी को इसके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहे अमिताभ चटर्जी जी और वर्तमान में वह भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निदेशक है ना। तो इनको बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंधक निदेशक। ठीक है, जैसे अगर JNK बैंक की बात करें तो 1938 में स्टार्ट हुआ है, प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। 21.7% गिरावट आई है इसमें और इसको सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए चेंजेस देखने को मिलते हैं बैंक में अधिकतर। हाल ही में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ है तो मैं बता दूं कि नेपाल में हुआ है। ठीक है, नेपाल में ये पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से इसे संचालित किया जाता है। स्थानीय संस्कृति को भी इसमें उजागर किया जाता है। चितवन नेपाल का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया जहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और यहाँ हाथी बहुल्यता सबसे ज़्यादा है और हाथियों की मतलब कहा जा सकता है कि फ्रेंडली नेचर को आप इस चितवन में देख सकते हैं, है ना। मैं गया हूँ यहाँ और इसे देख के भी आया हूँ। बहुत अच्छा मतलब नेपाली लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहमान अतिथि के लिए बहुत ही समर्पित रहते हैं। अभी अभी वहाँ थोड़ा सा मतलब कहा जा सकता है कि महंगाई टैक्सेशन की वजह से चीज़ें जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, लेकिन काफ़ी अच्छे लोग वहाँ रहते हैं। 7 बजे से पहले खाना खा लेते हैं वहाँ सब और सब तैयार हो जाते हैं दूसरे दिन के लिए। भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण नेपाल में आयोजित किया गया है? तो 18वां संस्करण। ठीक है, डॉक्टर संदीप शाह ये आपका अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सचिन तेंदुलकर जी को आपका MCC मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्य के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। ठीक है, इनके पास लेटर भेजा गया था और इन्होंने अप्रूवल दे दिया, चलो ठीक है मैं बन जाता हूँ। और MCC जो है वो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट संगठनों में से एक है। संचार मंत्रालय सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष का डिजिटल भारत निधि के रूप में नामकरण किया गया है। मतलब जहाँ जहाँ संचार की व्यवस्था नहीं पहुँची है वहाँ पर जो है डिजिटल भारत निधि के रूप में पहुँचेगी और उस क्षेत्र में इंटरनेट और बाकी सुविधा प्रदान की जाएगी। IIT बॉम्बे के द्वारा ऐसा सिरिंज बनाया गया है कि शॉक वेव बेस्ड है, मतलब हमारे बाल जो है ना उससे भी पतला ये सिरिंज रहेगा और लोगों को लगाने में आसानी रहेगा। तो जो डरता है वो बिल्कुल मत डरे। ठीक है, आप सुई से। प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य है। ठीक है, RBI ने वित्त क्षेत्र में के जिम्मेदार के AI जिम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल के लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य जी हैं। कोनेरू हम्पी 37 वर्षीय महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे? फटाक से इसका आंसर बताओ। सत्र यहाँ समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शाम के दरोगा बैच चल रहा है, उस दरोगा बैच को भी ज्वाइन करिए अगर सब इंस्पेक्टर बनना है तो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।